एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो यहां पे देखो दिया है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप आपने इसके पहले भी पढ़ा है, ये एक सर्कुलर लूप हो जाएगा। और सर्कुलर लूप है तो इससे क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होने वाला है। सर्कुलर लूप पूरा ऐसा हमने लिया है, यहां से फ्लो होगा करंट, ठीक है। तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो करंट है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई कर देते हो तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमें पता है कर्व फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और थंब जो है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अगर आपने इस वायर को ऐसे होल्ड कर लिया डायरेक्शन ऑफ करंट ये, तो कर्व फिंगर्स जो बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन यहाँ पे आप बनाओगे तो किस तरीके का बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर छोटा सा अगर आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में बनेगा, ठीक है। और कर्व फिंगर्स है मतलब कैसा, ये ऐसा इधर से इधर के डायरेक्शन में आप दिखाओगे, मतलब इधर से जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ओके। वैसा ही अगर इसको बड़े इसमें अगर आप निकालते हो, बड़े इसमें निकालोगे, बड़े सर्कल में निकालोगे तो ये ऐसा करके यहाँ पे ऐसा अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। वैसे ही मान लो, चलो यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऐसा लेते हो यहाँ से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा इधर साइड में आप बोल सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा, ठीक है, इसके अलॉन्ग में कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और वैसे ही अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो, इसको होल्ड करके रखोगे ऐसे, वायर से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कर्व फिंगर्स जो है, कर्व फिंगर्स ऐसे दिखेंगे आपको, कर्व फिंगर्स ऐसे दिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां से लेते हो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कुछ ऐसा इधर साइड में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा, इधर से इधर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होने वाला है कि सेंटर पर बोलो, ये सर्कल के सेंटर पर बोलो, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर पर आप बोल सकते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रहेगा, या फिर इसका जो एक्सियल लाइन होगा यहाँ पे ऐसा एक एक्सियल लाइन हम निकालेंगे, इस एक्सियल लाइन के ऊपर में भी आपको क्या देखने को मिलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो वो पॉइंट्स जो है वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे। मान के चलते इसका जो है सेंटर है, ठीक है, सेंटर जो है ओ से इंडिकेट कर देते हैं, और सेंटर से एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, 3 एक्सेस जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। एक एक्सेस जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का ले रहे हैं, दिस इज वाई एक्सेस, हम इसको बोलेंगे वाई एक्सेस। एक एक्सेस जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का ले रहे हैं, एंड दिस इज एक्स एक्सेस, ओके। और एक जो एक्सेस है वो है जेड एक्सेस, जो यहां से बिल्कुल हम जो है परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं, एंड दिस इज जेड एक्सेस। तो इस तरीके के 3 एक्सेस जो है हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये करंट कैरिंग जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसका एक्सियल लाइन हो गया। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर में किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, या किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा ये हमें इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया था, एक स्ट्रेट वायर लिया था, स्ट्रेट वायर के साइड में कहीं मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता था ये आपने निकाला था, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये निकाला था आपने। इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाला था। वैसे ये वायर अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो सेंटर से आगे जाते हो तो एक्सियल लाइन मिलता है, तो उस एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हम निकालेंगे, और साथ ही आगे चल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ के ये जो सेंटर है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा ये हम निकालेंगे। तो आई होप क्या निकालना है ये समझ में आ गया होगा। अब किस तरीके से निकालेंगे उसको देख लो। अब ये क्या करना है आपको, कंप्लीट वायर की वजह से, कंप्लीट लूप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है, यहां पे एक्सियल लाइन पर।
तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसके पहले किया था, स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर के लिए, कंप्लीट स्ट्रेट वायर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो आपने क्या किया था, उसका एक छोटा सा जो लूप है या छोटा सा जो लेंथ डीएल आपने लिया था, और इस लेंथ से जो पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है डीबी, ऐसा करके आपने पहले निकाला था और इसको क्या किया था, फिर इंटीग्रेट किया था और बाद में पूरा लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको मिल गया था, है ना। तो वैसा ही सेम आपको यहाँ पे भी करना है। लूप के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस पर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, उसी लूप का जो है छोटा सा जो लेंथ है, छोटा सा लेंथ जो है यहाँ का, ये लेंथ ले लेते हैं। ये लेंथ कितना है, तो डीएल इतना लेंथ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका हमने सिलेक्ट किया, इस लूप का डीएल इतना लेंथ हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये डिस्टेंस है आर, ओके। डीएल तक का, कहां से, सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस हमने लिया है। इसके अलावा ये जो पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरे लूप के लिए निकालना है, वहां से उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डीएल लेंथ तक जो है वो हम ले रहे हैं स्मॉल आर, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, ओके। अब छोटे से लेंथ डीएल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगा, उसका डायरेक्शन कहां पे रहेगा वो हम दिखाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, देखो आप यहां पे हमने बोला है कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जो है इस डायरेक्शन में है, तो आपने यहां पे क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल यहां पे अप्लाई किया, जिससे कर्व फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, बराबर है। देखो यहां से अगर आप इसको सेंटर मान के चलते हो और ऐसा एक सर्कल बनाते हो, ऐसा एक सर्कल बना, देखो ये आर रेडियस ले लो, ठीक है, इसको सेंटर मान के चलो और यहां से एक सर्कल बनाओ, ऐसा 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 थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन ना कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा आपको, वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। ये कौन सा है, किस क्या लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डीबी, डीबी जो है वो ले रहे हैं अपन, डीबी इस डायरेक्शन में। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाते हो तो इस डायरेक्शन में ये दिखेगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या ले रहे हैं अपन, डीबी ले रहे हैं, ठीक है। आगे के इक्वेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लिया ना, वो आर डिस्टेंस पुट करना पड़ेगा या आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो पुट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये आर का जो वैल्यू बनता है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है हमने कैपिटल आर मान के चला है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान के चला है, और सेंटर से एक्सियल वर्क जो पॉइंट आपने लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो z मान के चलेंगे, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो प्लेन है और ये एक्सियल लाइन है, तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा इसको कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से आप ये आर या आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। पॉइंट हम दे रहे हैं ओ ए और इसको नाम दे रहे हैं हम, दिस इज बी, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये दिख रहा है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर और दूसरा साइड क्या है, जेड का स्क्वायर, बराबर है। तो इस हिसाब से ये आया, तो आर स्क्वायर बोले तो ये वैल्यू हम लिखेंगे, मान लो आर लिखना है तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बराबर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आर अगर बोला है तो ये लिखेंगे, और आर स्क्वायर अगर आता है तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लिखेंगे, ओके। दिस इज इक्वेशन 1। आगे चल के आर स्क्वायर का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ये छोटा सा लेंथ डीएल लिया, जिसकी वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बना है, डीबी जो है, या मैग्नेट्यूड के फॉर्म में बोलो डीबी, ठीक है। यहाँ पे बोल दो कि मैग्नेट्यूड के फॉर्म में जो है डीबी, ये कितना रहेगा, तो ये लगाना पड़ेगा आपको बायो सेवर्ट्स लॉ यहाँ पे, क्योंकि बायो सेवर्ट्स लॉ ही बताता है वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ,
ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेट्यूड के फॉर्म में जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपको उस पॉइंट पर मिल रहा है वो कितना होता है, तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर है इनटू क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई इनटू क्या होता है, डीएल, आई इनटू डीएल, और वहां से यहां तक का, ये वहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इनटू साइन थीटा बराबर है, इनटू साइन थीटा, आर क्यूब रहता है ना, इट इज आर क्यूब। सो ये हो गया फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया। तो थीटा जो रहेगा ये किसके बीच में का एंगल होता है, ये जो आर है, ठीक है, ये जो आर है और डीएल जो है, समझ में आ रहा है, आर और डीएल के बीच में का जो एंगल है, तो डीएल इधर साइड में दिखाई दे रहा है और आर क्या कहां पे है, आर यहां पे है ना, यहां से ये डायरेक्शन में अगर आप दिखाओगे, यहां से इस डायरेक्शन में आप क्या दिखाओगे, आर दिखाओगे, तो आर इस डायरेक्शन में है, एल इस डायरेक्शन में है, इनके बीच में कितने का एंगल है, 90 का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो 90 का एंगल आपको इनके बीच में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है आप यहाँ पे बोल सकते हियर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। सो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल, साइन 90 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, डिवाइडेड बाय ये क्या रहेगा, तो आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। हमने छोटा सा लेंथ लिया और छोटे से लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने बता दिया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, इसके हम 2 कंपोनेंट्स लेने वाले हैं, ठीक है। ये dB जो वेक्टर आपको दिया हुआ है इसके 2 कंपोनेंट लेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अलोंग द y एक्सिस जो है उसके साथ में पैरेलल ले रहा हूं, तो ये मैं दिखा रहा हूं, इसका ये वाला एक्सिस लूंगा मैं इस डायरेक्शन में, और एक परपेंडिकुलर जो है वो दिखाऊंगा यहां से, ये कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द z एक्सिस। एक कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस रहेगा और एक कंपोनेंट अलोंग द z एक्सिस रहेगा, ठीक है। अभी यहां पे जो है इसके बीच में का जो एंगल है वो हम ले लेते हैं, मतलब इसके अलोंग में निकालना है, तो ये एंगल जो है वो एंगल हम कंसीडर करते हैं कितना है, थीटा है, ठीक है। मान के चलते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर ये थीटा रहेगा तो हमें पता है बिल्कुल थीटा जो एंगल बनाता है उसी के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, तो ये बनता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे dB का जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा ये क्या लिखेंगे हम, dB कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये क्या होगा, इट इज dB साइन थीटा होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, ये जो एंगल हमने थीटा लिया है इसका इधर साइड dB का ये वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा, dB cos थीटा मिलेगा। कैसा, मेन जो वेक्टर है आपका ये dB वेक्टर है बराबर है, इसके अलोंग में ये एक्सेस, ये ऐसे इसके 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, ये एंगल जो है वो थीटा है। मेन वेक्टर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मतलब मेन वेक्टर से जहां पे आपको चाहिए वहां पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, देखो क्या लगाएंगे, सो दैट ये साइड मिलेगा, तो यहां पे आपको कॉस लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस कितना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में dB है, और एडजेसेंट साइड ये है, ठीक है। मान लो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हो, तो यहां पे अगर आप लगाते हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्वेश्चन मार्क, हाइपोटेनियस dB, तो क्वेश्चन मार्क मतलब ये वाला चाहिए आपको, ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो क्या मिलेगा, dB cos थीटा मिलेगा बराबर है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, dB cos थीटा है। अगर वो cos थीटा हुआ तो ये क्या होगा, dB sin थीटा होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या। अभी ध्यान देना, ये तो हमने छोटा सा एलिमेंट इधर का लिया है, मान लो ऐसा ही एलिमेंट आप इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में लेते हो, इसी का एग्जैक्टली अपोजिट साइड में अगर एलिमेंट लेते हो, ये एलिमेंट है dl एलिमेंट आपने यहां का लिया, ठीक है, ध्यान देना बराबर, dl एलिमेंट आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट का लिया। करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसा रहेगा, और ऐसा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इधर में डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर में, जैसे यहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिया था तो इधर आया, और इसका लोगे छोटे से dl का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर साइड में बनेगा। ध्यान देना बराबर,
इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इसके वजह से, ठीक है, डीबी वेक्टर अगर आप बोलोगे यहाँ पे डीबी वेक्टर इसके वजह से, हाँ, ये इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा आपको, इसके वजह से इस डायरेक्शन में और इसके वजह से इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसका भी जब आप कंपोनेंट लेने जाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसी की डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो ये एंगल थीटा लिया तो वैसे ये एंगल भी हम थीटा लेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अगर ऐसा लेते हैं तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, तो वही आएगा डीबी कॉस थीटा ऊपर वाला, और ये वाला क्या आएगा, तो दिस इज डीबी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? ये वाला आएगा डीबी साइन थीटा इसके लिए। अब ध्यान देना, ये पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट अगर आप लेते हो तो ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें इन दोनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। बात समझ में आई? इन दोनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा यहाँ पे। मतलब मान लो कोई फोर्स इधर से लगा रहा है, कोई फोर्स इधर से लगा रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे इनके वजह से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इधर में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इधर में भी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, लेकिन तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। इन दोनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। बात समझ में आई क्या? ये तो पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं तो ये वाले कंपोनेंट का तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा। बचा हुआ है आपका डीबी कॉस थीटा। समझ में आ रहा? तो डीबी कॉस थीटा का ही, इसी का ही पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आएंगी तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, along the z axis is due to the vertical component, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है इसका, तो यहां पे आप बोल सकते हैं दैट इज बीजेड इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। बीजेड जो रहेगा ये वर्टिकल कंपोनेंट हम दे रहे हैं, दैट इज कितना है, डीबी कॉस थीटा। और डीबी साइन थीटा जो है, डी यहां पे आप ले सकते हैं, बी परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर है, देखो इसको परपेंडिकुलर है तो इसको नाम दिया मैंने डीबी साइन थीटा। और डीजेड जो है, ठीक है, इसको नाम दे रहा हूं मैं डीबी कॉस थीटा। तो पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट का नाम जो है बी दिया आपने मान लो, तो यहां पे बनता है दिस इज डीबी कॉस थीटा बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डीबी का जो है वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। तो इसको अगर पुट करते हो तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये देगा डीबी का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर के जगह पे आप ये वैल्यू लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पे बचा है कॉस थीटा, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहां पे हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा का जो वैल्यू है ना वो भी पुट करने वाले हैं। तो कॉस थीटा क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान दो अभी इधर, ये एंगल कितने का है, थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल कितने का बनेगा, देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 90 माइनस थीटा, बराबर है। ये आपका जो है एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, ओके। और अगर ये 90 माइनस थीटा बनता है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल बनने वाला है, ये भी देखो यहां से यहां तक ये पूरा 90 का है, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये इसको क्या रहेगा, डीबी जो है परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये हो गया 90। ये अगर एंगल आपको चाहिए, ये वाला एंगल अगर मान लो आपको चाहिए, तो ये एंगल क्या रहेगा, ये पूरा 90, पूरा यहां से यहां तक का ये जो है 90 माइनस क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा रहेगा कि नहीं, ऐसा 90 में से 90 माइनस थीटा निकालो तो ये बचेगा एंगल। तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 90
माइनस माइनस प्लस थीटा, प्लस माइनस 90 गेट कैंसिल, तो ये एंगल कितने का बनेगा? थीटा। ये एंगल कितने का बनने वाला है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा का होता है, ये एंगल अगर आपका थीटा निकला है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितने का रहेगा? ये वाला एंगल कितने का रहेगा? ये वाला एंगल भी थीटा का ही होने वाला है ना, अल्टरनेट एंगल। देखो ये दो एक्सिस कैसे, मैंने बोला कि वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर, सॉरी ये वाई को पैरेलल है ये वाला एक्सिस इधर वाला, तो ये पैरेलल है, और यहाँ पे देखो ये इसको ज्वाइन कर रहा है, ट्रांसवर्सर आप बोल सकते हैं इसका। सो दिस थीटा एंड दिस थीटा, ये भी एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ये दोनों एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, और आपको किसका वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू। तो अगर मान लो आपने यहां पे कॉस थीटा लगा दिया, तो कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट ये है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। समझ में आया? तो मैं यहां पे इसका वैल्यू लिख देता हूं। मान लो आपको cos थीटा निकालना है, तो क्या लिखेंगे? उसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, यहां पे हम क्या लगा रहे हैं? अप्लाइंग cos थीटा। ठीक है, इन ट्रायंगल OAB क्या लगाएंगे? अप्लाइंग cos थीटा। सो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कौन सा है इसका? ये हो गया r, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा है? तो स्मॉल r। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हुआ? कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ओके, तो आप ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको मान लो हम इक्वेशन 2 लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पे आप मान लो अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो यहां पे, ठीक, cos थीटा का वैल्यू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, अगर आप यहां पे पुट करते हो तो ये मिलेगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा BZ का अलोंग दिस एक्सिस। ठीक है, यही इक्वेशन dB cos थीटा क्या बन रहा है आपका? ये पूरा बन रहा है। ओके, सब वैल्यूज पुट करने के बाद में। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किया? BZ जो है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये पॉइंट पर कितना है BZ, वो हमने यहां पे निकाला है। लेकिन ये किसकी वजह से निकाला है? ये निकाला है आपने सिर्फ ये छोटे से एलिमेंट DL की वजह से। देखो अभी भी DL यहां पे है, ये छोटे से एलिमेंट DL के वजह से जो इसका ये वाला कंपोनेंट है dB cos थीटा, वो आपने लिया है, उसका मैग्नीट्यूड छोटे से लेंथ के वजह से जो है वो आपने निकाला है। आपको क्या चाहिए? पूरे लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस पूरे इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा? पूरे लेंथ के लिए जो यहाँ पे BZ जो है, वो टोटल BZ जो है वो आपको मिल जाएगा पूरे लेंथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द Z एक्सिस ड्यू टू करंट लूप। ठीक है, ड्यू टू करंट लूप। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट अब वो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ BZ बोलो। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, दिस इज R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये वैल्यू है, इनटू दिस इज कैपिटल R, और ये जो स्मॉल r दिखाई दे रहा है, स्मॉल r के जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इसी को आप एक्सटेंड कर दो तो ये मिलेगा आपको R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर और उसका पावर 1/2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्मॉल r के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ? ये वाला वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, तो ये मिलेगा मुझे, दिस इज R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, इसका पावर 1/2। ठीक है, कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें देखो, इसका पावर है 1, कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, और इस यहां पे पावर 1/2 है, ये मिलके क्या बनेगा? 1 प्लस 1/2 पावर के एडिशन, क्योंकि बेस क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, तो क्या होगा? दिस इज 3/2। ये क्या मिलेगा? 3/2 मिलेगा।
तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एक्सेस के अलाउंग में मिल जाएगा, जो कि हम मान के चलते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज B इज इक्वल टू, ओके देखो ध्यान देना बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है, पूरा कांस्टेंट टर्म है ये। करंट जो फ्लो होगा इसमें का वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर है। ये R का जो वैल्यू है यहां से यहां तक वो भी कांस्टेंट टर्म है। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो भी कांस्टेंट ही लेने वाले हैं अपन, तो Z भी कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे ये बाकी के टर्म्स जो है वो कांस्टेंट हो गए सिवाय DL के, क्योंकि DL ही आप क्या कर रहे हो पूरा बता रहे हो, ये तो छोटे के लिए बताया ना, अभी ये पूरे के लिए बताओगे तो DL ही यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन किसको लगेगा, DL को लगेगा। तो बेसिकली आप इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, इन दोनों को मिला के क्या है, अच्छा I भी है यहाँ पे पुट कर देते हैं दिस इज I डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन क्या होगा, पावर का एडिशन, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, इसका पावर 3/2, ओके ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है R ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो मैं यहाँ पे R करके जो है वो लिख देता हूं, इनटू यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज DL, ठीक है क्या, इंटीग्रेशन किसको लगेगा, सिर्फ DL को लगेगा। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ जब आप DL करोगे तो ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप है तो इंटीग्रेशन ऑफ DL करने से क्या मिलेगा, इसका पूरा लेंथ मिलेगा आपको, पूरा लेंथ मिलेगा, और पूरा लेंथ क्या होता है सर्कल का, तो पूरा लेंथ होता है ट्वाइस पाया, यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो ट्वाइस पाया R होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस पाया R, सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाया इंटू I कैपिटल R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू यहाँ पे लिखोगे ट्वाइस पाया कैपिटल R। तो यहाँ से जो है आप ये पाई कैंसिल कर सकते हैं, 2 जा 4 कर सकते हैं, और ये R इंटू R क्या होगा, R स्क्वायर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस दैट इज B इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर आप लिखते हो एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे आएगा I आएगा R इंटू R, ये हो जाएगा R स्क्वायर, और ये आएगा दिस इज R स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर, इसका पावर 3/2, ये 2 रह गया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगा आपका कुछ इस तरीके से, ओके। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से पॉइंट पर है, एक्सियल वाले पॉइंट पर। ये जो करंट लूप है ना उसका जो एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना है, ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू दिस लूप कितना है, तो ये इतना है, ठीक है, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field produced by current in a circular loop, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालने के लिए ये जो पॉइंट है आप यहां पे ना कंसीडर करते हुए यहां पे कंसीडर करोगे, तो Z का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे, तो फिर हम बोलेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ये क्या होगा, Z का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 लेना पड़ेगा, एंड देयरफॉर द इक्वेशन इज B इज इक्वल टू, ये क्या होगा, म्यू नॉट इंटू I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये होगा ट्वाइस, ये होगा R स्क्वायर प्लस Z का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर बराबर है 0 का स्क्वायर मतलब 0, 3/2, ठीक है यहां तक। फिर ये 0 होता है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये होगा ट्वाइस
यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और उसका पावर 3/2 लगेगा, आर स्क्वायर है अंदर में और उसका पावर क्या है 3/2 है। ओके, ये तो 0 है। फिर ये अगर लगता है तो दिस 2 इज ऑल्सो गेट कैंसल, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा दिस इज, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, ट्वाइस आर क्यूब होगा, ठीक है, ट्वाइस आर क्यूब। और यहां से एक आर स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या बनेगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, ठीक है। तो बी एट द सेंटर बोलो, ठीक है, बी एट द सेंटर, सेंटर पर कितना मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। ओके, अब ये भी याद रखना कि ये हुआ सिर्फ एक लूप के लिए, ये कितने लिए है, एक लूप के लिए है। और मान लो कि ऐसे नंबर ऑफ लूप्स अगर यहां पे रहते हैं, ऐसे नंबर ऑफ लूप्स अगर यहां पे रहेंगे, नंबर ऑफ लूप्स मतलब इसका वैल्यू हम लेंगे n, तो नंबर ऑफ लूप्स के लिए वो भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, तो यहां पे एक टर्म यूज कर लेना है, ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे फॉर नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, दैट इज n, नंबर ऑफ लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन n इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। ये हो गया उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बट ड्यू टू ओनली वन लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू नंबर ऑफ लूप्स, है ना। ऐसा करंट मान लो इसमें से फ्लो हो रहा होगा, ऐसा करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा, तो इस नंबर ऑफ लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका एक्सप्रेशन ये रहेगा।